नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नाटक को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय मैंने अपने पहले वीडियो में यानी अरि वरुणा के शांत कछार शीर्षक कविता पर वीडियो बनाते वक्त दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका साहित्यिक परिचय देना आवश्यक नहीं समझता हूं। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। आवश्यकता महसूस होने पर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर लिख सकते हैं। आइए अब मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा या कथानक या सारांश को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। इस नाटक में कुल कितने पुरुष पात्र हैं, कुल कितने नारी पात्र हैं, इन सब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं ताकि ध्रुव स्वामी नाटक को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र, पुरुष पात्र गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त, रामगुप्त जो सम्राट समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र हैं, चंद्रगुप्त जो सम्राट समुद्रगुप्त के कनिष्ठ पुत्र हैं, महामाते शिखर स्वामी पुरोहित जो मगध के धर्मशास्त्र के गुरु हैं, आचार्य मिहिरदेव सकराज जो शकों के स्वामी हैं, खिंगल जो सकराज का एक दूत है। महिला पात्र ध्रुव स्वामिनी जो लिच्छवी राजा की पुत्री है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है तथा इस नाटक की नायिका है। मंदाकिनी रामगुप्त की कल्पित बहन है या रामगुप्त से सबसे अधिक घृणा करने वाली तथा चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी से सबसे अधिक स्नेह करने वाली स्त्री है। कोमा सकराज की प्रेमिका है या आचार्य मिहिरदेव की पालिता पुत्री है। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककारों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास तथा निबंध आदि लिखकर हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध और विकासोन्मुखी बनाया है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन तथा प्रकृति चित्रण को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ने चाहे कविता हो या कहानी, नाटक हो या फिर उपन्यास,
अर्थात इन्होंने लगभग अपनी सभी रचनाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा और भव्यता को बड़े ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ध्रुव स्वामिनी इनका एक अत्यंत ही लोकप्रिय तथा बहुचर्चित नाटक है। यह प्रसाद जी का अत्यंत ही कलात्मक नाटक है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक की कथा 3 अंकों में विभाजित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा गुप्त वंश से जुड़ी हुई है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के बाद उनका तेजस्वी पुत्र चंद्रगुप्त का राज्य का उत्तराधिकारी बनना पहले से ही तय हो चुका था, परंतु उसके अधिकार ग्रहण करने के पूर्व ही उसके अपने ही बड़े भाई रामगुप्त ने बाधा डाली और षड्यंत्र रचकर उसे हथिया लिया था। उस बीच की घटनाओं का वर्णन इतिहास में प्रायः नहीं मिलता है। किसी भी इतिहासकार ने यह नहीं लिखा कि सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद आखिर रामगुप्त ने उस साम्राज्य को कैसे प्राप्त कर लिया, कैसे हथिया लिया और बाद में फिर चंद्रगुप्त ने उसे कैसे प्राप्त किया। परंतु भारत की सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन इतिहास के प्रति महान अनुराग रखने वाले जयशंकर प्रसाद जी ने प्राचीन इतिहास का गहरा अध्ययन करके सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु और चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक की घटनाओं को खोज निकाला। उसके साथ अपनी कल्पना और तर्क का सुदृढ़ संयोग करके ही इस नाटक यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा की योजना की। इस नाटक की कथा को समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम इस नाटक की अंतः कथा को अच्छी तरह समझें, तभी हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। मगध के प्रसिद्ध गुप्त वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामगुप्त था और उनके छोटे बेटे का नाम चंद्रगुप्त था। रामगुप्त बचपन से ही ईर्ष्यालु, कायर और विलासी प्रकृति का व्यक्ति था। साथ ही साथ शारीरिक स्तर पर वह प्राकृतिक रूप में नपुंसक भी था, परंतु वह अपने इस दोष को छिपाए रखने के लिए अपने आप को सदैव मद्यपान में तो डुबोए रखता ही था, अन्य प्रकार के विलास कार्यों में भी निमग्न रहता था। अपने मनोरंजन के लिए उसने अपने आसपास हिजड़े, कुबड़े और बौने व्यक्ति इकट्ठे कर लिए थे। वह हमेशा इन्हीं सब में घिरा रहकर अपना समय व्यतीत किया करता था। सम्राट समुद्रगुप्त का बड़ा लड़का होने के कारण राज्य का उत्तराधिकार यद्यपि उसे अर्थात रामगुप्त को मिलना चाहिए था, परंतु उसकी विलासिता, कायरता और अन्य दुर्गुणों को देखकर ही सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे राजकुमार यानी चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इससे चिढ़कर रामगुप्त साम्राज्य के मंत्री शिखर स्वामी के साथ मिलकर पिता के बाद राज्य पर अपना अधिकार जमाने हेतु षड्यंत्र करने लगा। सम्राट समुद्रगुप्त के स्वर्गवास से पहले एक और घटना भी घटी। उनके एक सामंत राजा यानी ध्रुव स्वामिनी के पिता ने विद्रोह कर दिया।
सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे बेटे कुमार चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उस विद्रोह को दबाया। बाद में फिर संधि हुई। संधि की एक शर्त यह भी थी कि विद्रोह करने वाले उस सामंत राजा की बेटी यानी ध्रुवस्वामिनी का विवाह सम्राट समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी यानी घोषित उत्तराधिकारी अर्थात चंद्रगुप्त के साथ संपन्न होगा। संधि के अनुसार कुमार चंद्रगुप्त ही ध्रुवस्वामिनी को उसके पिता के घर से मगध की अपनी राजधानी में ले आए। इस समय ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त ने एक दूसरे को देखा और दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। इसी बीच सम्राट समुद्रगुप्त का अचानक स्वर्गवास हो गया। बड़ा राजकुमार रामगुप्त, जो पहले से ही महामात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर राज्य हथियाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा था, अतः सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु होते ही उसने षड्यंत्र करके राज्य को हथिया लिया और अपने को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। गृह कलह से बचने के लिए चंद्रगुप्त ने विरोध करना भी उचित नहीं समझा और पिता द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार को चुपचाप अपने बड़े भाई रामगुप्त के हवाले कर दिया और स्वयं एक कठोर निगरानी में कैदियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। ध्रुवस्वामिनी के पिता के साथ संधि की शर्त थी कि ध्रुवस्वामिनी का विवाह सम्राट समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के साथ होगा। अतः रामगुप्त के उत्तराधिकारी बन जाने के कारण विवश होकर ध्रुवस्वामिनी को विवाह भी उसी के साथ यानी रामगुप्त के साथ ही करना पड़ा। परंतु विवाह के हो जाने के बाद भी रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी के साथ न तो प्रेम ही कर सका और न ही उसका प्रेम ही पा सका और न ही किसी प्रकार का पति पत्नी वाला संबंध ही स्थापित कर सका। अब वह पहले से ही कहीं अधिक निश्चिंत और स्वतंत्र होकर मद्यपान करने लगा। विलासनियों तथा हिजड़ों, बौनों, कुबड़ों के बनावटी मनोरंजन में मग्न रहने लगा। ध्रुवस्वामिनी पर उसने कठोर पहरा लगा दिए ताकि वह चंद्रगुप्त या किसी अन्य के साथ मिलकर उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र न कर सके और न ही विद्रोह करने के लिए कुछ कदम उठा सके। बेचारे ध्रुवस्वामिनी, वह भी चंद्रगुप्त के समान बंदियों जैसा जीवन बिताने लगी। इस पृष्ठभूमि के बाद ही इस नाटक की वास्तविक कथा आरंभ होती है, जो इस प्रकार है। ध्रुवस्वामिनी के कथानक में अनेक कथा सूत्र जुड़े हुए हैं जो उसके सौंदर्य को प्रकट करते हैं। प्रत्येक नाटक में कथानक की सफल कार्यावस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों और संधियों के सफल संयोजन पर निर्भर करती है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कल्पना और इतिहास का सुंदर व अद्भुत समन्वय हुआ है। प्रस्तुत नाटक की कथा संक्षेप में हम इस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। मैं एक एक अंक की कथा को अति संक्षेप में अत्यंत सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस कथा को अच्छी तरह समझ पाइएगा। प्रथम अंक, ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रारंभ पर्वतीय प्रदेश में होता है। सम्राट समुद्रगुप्त रामगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी चंद्रगुप्त को ही अपना भावी सम्राट होने की घोषणा करते हैं। कारण रामगुप्त में एक
राजा बनने के एक भी गुण नहीं थे, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त सम्राट नहीं बन पाता है। कारण रामगुप्त मंत्री शिखर स्वामी के सहयोग से सिंहासन पर बैठ जाता है। स्वभाव से सौम्य होने के कारण चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई का विरोध नहीं करता है और संपूर्ण अधिकार रामगुप्त को सौंप देता है। रामगुप्त बड़ा ही विलासी और कायर व्यक्ति था। राजकाज चलाने में हर प्रकार से असमर्थ तथा अयोग्य प्रमाणित होता है। वह रात दिन मदिरापान में व्यस्त रहता है। यही नहीं, चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी अर्थात ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी प्रेयसी बनाकर रखता है, परंतु उसके विलास में सहयोग न मिलने के कारण इस अपराध में उसे बंदी भी बना लेता है। रामगुप्त को सदैव यह भ्रम रहता है कि कहीं उसके राजा बन जाने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति आदि के मन में छिपा हुआ विद्रोह भाव कहीं प्रकट न हो जाए, इसलिए वह हमेशा चौकन्ना रहता है। यही नहीं, वह चंद्रगुप्त के प्रति भी सशंकित रहता है। अतः वह उसे तो बंदी नहीं बनाता है, परंतु उसकी अवस्था बहुत कुछ वैसी ही बनाए रखता है। रामगुप्त एक प्रकार से ध्रुव स्वामिनी को बंदी बना लेता है। वह हमेशा कुबड़े, बौने, गूंगे, बहरों से सदा घिरी हुई रहती है, जो उसके गुप्तचर का काम करते हैं, परंतु उसके हृदय में आज भी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है, जिससे रामगुप्त को पता चल जाता है। रामगुप्त भांप लेता है, इसीलिए वह बहुत ही चिंतित व परेशान रहता है। रामगुप्त को भय हो जाता है कि यदि सचमुच ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से आज भी प्रेम करती है तो ध्रुव स्वामिनी न जाने कब चोट कर बैठे। इस प्रकार वह अनेकों प्रकार से षड्यंत्र रचते रहता है। ठीक इसी समय शकों का आक्रमण होता है और रामगुप्त के शिविर को चारों ओर से घेर लेता है। शकराज अंततः एक संधि का प्रस्ताव भेजता है और ध्रुव स्वामिनी के साथ मगध के दूसरे सामंतों की स्त्रियों की मांग करता है। स्वभाव से कायर होने के कारण तथा युद्ध से भयभीत होकर रामगुप्त उसके इस शर्त को स्वीकार कर लेता है, ताकि इस संकट के बहाने उसके जितने भी विरोधी तत्व हैं उनको वह सहज ही हटा देगा। उसके इस कार्य में उसके मंत्री शिखर स्वामी का पूरा सहयोग मिलता है, परंतु इस निर्णय को सुनकर ध्रुव स्वामिनी बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाती है और पति की अकर्मण्यता तथा कायरता को देखकर हैरान हो जाती है। वह रामगुप्त से कई बार अनुनय विनय करती है, परंतु उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी निराश होकर आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तभी वहां चंद्रगुप्त आ जाता है। वह ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजने की बात सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है। वह नहीं चाहता है कि गुप्त कुल की लक्ष्मी इस प्रकार अपमानित हो। वह वीरता के आवेश में स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि उसके रहते हुए किसी भी कीमत पर ध्रुव स्वामिनी शकराज की अंकसायनी नहीं बन सकती है। चंद्रगुप्त के मुंह से वीरता की जब ऐसी बातें सुनती है तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने को अपना सौभाग्य समझती है। अंततः ध्रुव स्वामिनी भी
उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु चंद्रगुप्त उसे अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। शिखर स्वामी एक ही पत्थर से दो चिड़ियों का शिकार करना चाहता है। अंततः रामगुप्त से कहलवा कर दोनों को साथ साथ सकराज के शिविर में जाने की आज्ञा दिलवा देता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के मन में छिपी हुई भावना को समझ लेती है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाना नहीं चाहता है, परंतु अंत में ध्रुव स्वामिनी के हट के आगे मजबूर होकर उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक हिजड़ा उन्हें सजाकर भेजने की जिम्मेदारी ले लेती है। अंत में ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तथा सामंत कुमारों के वेश में बनी हुई स्त्रियां सकराज के शिविर के लिए प्रस्थान करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। दूसरा अंक, द्वितीय अंक में सभी घटनाएं सख शिविर में घटित होती है। कोमा सकराज की प्रेमिका है तथा आचार्य मिहिरदेव की पालिता पुत्री है। वह एक गीत गाती है तथा अपने मनोभावों को प्रकट करती है। तभी सकराज प्रवेश करता है तथा रामगुप्त के महल से खिंगल दूत के अब तक नहीं लौटने के कारण काफी चिंतित दिखलाई देता है। सकराज कोमा को अपनी भीषण परिस्थितियों से अवगत भी करवाता है। फिर वह मदिरा चाहता है। वह उसके लिए मदिरा लेने चली जाती है। ठीक उसी समय खिंगल आकर रामगुप्त द्वारा संधि के शर्तों को स्वीकार करने की सूचना देता है और कहता है कि ध्रुव स्वामिनी सखियों सहित सकराज की सेवा में आ रही है। यह समाचार सुनते ही सकराज आनंद मग्न हो जाता है और प्रसन्न होकर नृत्य गान के लिए आयोजन का आदेश भी देता है। फिर मद्यपान का दौर शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद खिंगल आकर सकराज को बतलाता है कि ध्रुव स्वामिनी अन्य स्त्रियों सहित पालकी में दुर्ग द्वार तक आ गई है। वह पहले आपसे अकेले में मिलना चाहती है। कोमा सकराज के इस कार्य की बहुत निंदा करती है तथा उसके समीप ही बनी रहना चाहती है। सकराज उसे अपने प्रेम का वास्ता देता है, लेकिन कोमा को सकराज का यह प्रेम भ्रमजाल दिखलाई देता है। सकराज कोमा से अपने प्रेम का हर तरह से विश्वास दिलाता है। वह कहता है कि मैंने केवल ध्रुव स्वामिनी को राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए ही बुलाया है। इसी समय कोमा के पितृतुल्य आचार्य मिहिरदेव आकर सकराज के कुकृत्यों की भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध कर रहे हो, इसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता है और नहीं कभी अच्छा होगा। आचार्य मिहिरदेव धूमकेतु को दिखलाकर निकट भविष्य में अमंगल की सूचना देकर चले जाते हैं। कोमा भी उनके साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। सकराज कोमा को रोकना चाहता है, लेकिन वह रुकती नहीं है और वह भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त सकराज के समक्ष उपस्थित होते हैं। सकराज दोनों को एक समान देखकर निश्चय नहीं कर पाता है कि आखिर इन दोनों में ध्रुव स्वामिनी कौन है, मैं क्या करूं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही अपने आप को ध्रुव स्वामिनी बतलाते हैं। फिर दोनों
आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों ही अपने आप को ध्रुव स्वामी बतलाते हैं। सकराज उनके विवाद को देखकर दोनों को ही रानी बनाने की बात कहता है। इसी समय चंद्रगुप्त अपने असली रूप में प्रकट होकर सकराज से युद्ध करता है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त सकराज का वध कर देता है। नायकहीन सक्सेना छिन्न भिन्न हो जाती है। किले पर चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी का अधिकार हो जाता है। तभी सभी सामंत ध्रुव स्वामी की जय हो कहकर मंच पर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ध्रुव स्वामी नाटक का दूसरा अंक यही समाप्त हो जाता है। तीसरा अंक, तृतीय अंक की पूरी कथा शकदुर्ग में घटित होती है। एक भीतरी प्रकोष्ठ में ध्रुव स्वामिनी चिंतामग्न अवस्था में बैठी हुई है। तभी एक सैनिक प्रवेश करके दुर्ग में रामगुप्त के आगमन की सूचना देता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से घृणा करती है, इसीलिए अपने को थकी हुई कहकर मिलने की अनिच्छा प्रकट करती है और चंद्रगुप्त के घावों के बारे में पूछती है। सैनिक चंद्रगुप्त की सुधरती अवस्था की जानकारी देता है। मंदाकिनी सहसा प्रकोष्ठ में प्रवेश करके ध्रुव स्वामिनी को भाभी शब्द से संबोधित करके बधाई देती है। बाद में वह महादेवी कहकर क्षमा भी मांगती है। ठीक इसी समय पुरोहित प्रवेश करते हैं। ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि न तो वह महादेवी ही है और न किसी की भाभी ही। पुरोहित इस पर विचलित हो उठते हैं। ध्रुव स्वामिनी अपनी यथार्थ स्थिति बतलाती है। उसके द्वारा कराए गए विवाह को वह राक्षस विवाह की संज्ञा देती है। यही नहीं, वह नारी की दयनीय दशा बनाने वाले तथा अधिकारों का हनन करने वाले धर्मशास्त्रों को थोथा बतलाती हुई पुरोहित की भर्त्सना करती है। मंदाकिनी पुरोहित से ऐसे विवाह के प्रतिकार के बारे में भी पूछती है। ठीक इसी समय मिहिरदेव के साथ कोमा सकराज का शव लेने के लिए प्रवेश करती है। ध्रुव स्वामिनी उसे शव ले जाने की आज्ञा दे देती है। मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी प्रेम के संबंध में चर्चा करती है। तभी चंद्रगुप्त उनकी बातचीत के बीच आ जाता है। चंद्रगुप्त मंदाकिनी से कहता है कि मैं अब यहां अधिक ठहरना नहीं चाहता हूं, न जाने किस समय क्या हो जाए, इसीलिए शीघ्र से शीघ्र यहां से चला जाना चाहता हूं। तभी समाचार मिलता है कि सकराज का शव ले जाते समय आचार्य मिहिरदेव और उसकी कन्या कोमा का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। विजय का समाचार सुनकर महाराजाधिराज रामगुप्त शिखर स्वामी के साथ आता है। बिना प्रयास के प्राप्त विजय के उन्माद में रामगुप्त निरीक्षकों का संहार करवा देता है और इस भय से कि कहीं चंद्रगुप्त किले पर अपना अधिकार न जमा ले, वह उसे भी विद्रोही घोषित करके बंदी बना लेता है। ध्रुव स्वामिनी बड़े साहस के साथ चंद्रगुप्त के बंदी बनाए जाने का प्रतिवाद करती है। रामगुप्त उसे भी बंदी बनाने की आज्ञा देता है। रामगुप्त अपनी आंखों के सामने यह अत्याचार देखकर आवेश में आ जाता है और अपनी लौह श्रृंखलाओं को तोड़कर सामने आ जाता है। वह चुनौती भरे स्वर में कहता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं। शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी यह नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहां
अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूं। शिखर स्वामी पहले तो बाधा उपस्थित करता है, किंतु परिस्थितियों को अपने अनुकूल न देखकर रामगुप्त को संकेत के द्वारा बाहर भेज देता है और चंद्रगुप्त के साथ सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। समस्त परिषद पतित और क्लीव रामगुप्त को राज्य सिंहासन से च्युत करके चंद्रगुप्त को सिंहासनाधिपति और ध्रुव स्वामिनी को राजमहिषी बनाती है। इसी समय पुरोहित आकर रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के संबंध को धर्मशास्त्र के अनुसार अनुचित बतलाते हुए अपना मत प्रकट करके दोनों के विवाह विच्छेद का औचित्य सिद्ध करता है। रामगुप्त यह सब सुनकर अधीर हो उठता है और पीछे हटने का अभिनय करते हुए चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर चंद्रगुप्त को कटार से मारने का प्रयास करता है कि कुछ लोग चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं और एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त को बचा लेता है, जबकि रामगुप्त वहीं मार डाला जाता है। रामगुप्त वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। यह सब देखकर सभी सामंत चंद्रगुप्त की जय जयकार करने लगते हैं। फिर परिषद के सभी सदस्य राजाधिराज चंद्रगुप्त के साथ साथ महादेवी ध्रुव स्वामिनी की भी जय बोलते हैं। इस प्रकार समुद्रगुप्त के वास्तविक और घोषित उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को उसका राज्य तो मिल जाता है, नारी के रूप में ध्रुव स्वामिनी को अपने प्रेमी को भी पति के रूप में पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कथानक विकास और चरम परिणति के इस मोड़ पर पहुंचकर ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा यही समाप्त हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें और चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का निर्माण मैंने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है, अतः मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।